हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटो लेवल से सर्वे करना, या फिर आप बोल सकते हैं सर्वेइंग बाय ऑटो लेवल। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सर्वे होता क्या है। बेसिकली सर्वे होता क्या है, तो सर्वे की अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें, सर्वे बोलता है कि अर्थ सरफेस पे जो पॉइंट्स हैं या अर्थ सरफेस के ऊपर या अर्थ सरफेस के बिलो जो पॉइंट्स है उनकी पोजीशन को फाइंड करना, उनकी पोजीशन को फाइंड करना। तो बेसिकली हम जो सर्वे करते हैं, तो सर्वे हम देखें, आपको ये पता होगा सर्वे दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्लेन सर्वे, एक होता है जियोमेट्रिक सर्वे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी अर्थ जो है एक सर्कल में नहीं होकर एक उसका जो शेप है वो है ओवलेट स्फेरॉइड। ठीक है, तो जो हमारी अर्थ की सरफेस है उसमें आर्क भी आएगा, और तो आर्क में जब हम सर्वे करेंगे तो आर्क की वजह से कहीं ना कहीं उस आर्क का इफेक्ट कंसिडर होगा ही होगा। तो जो प्लेन सर्वे है, प्लेन सर्वे की डेफिनेशन ये कहती है कि आपने अर्थ के सरफेस की आर्क को नेग्लेक्ट करके अगर कोई सर्वे किया है तो प्लेन सर्वे के अंदर आता है। एक सर्वे होता है जो होता है जियोमेट्रिक सर्वे, जिसके अंदर आप अर्थ की जो हमारी पृथ्वी है उसके आर्क को कंसिडर करके अगर आपको सर्वे करते हैं तो वो जियोमेट्रिक सर्वे के अंदर आता है। तो दो तरह के सर्वे, पहले तो मैं आपको सर्वे बता दूं, दो तरह के सर्वे होते हैं। पहला होगा प्लेन और दूसरा होगा जियोमेट्रिक। अब प्लेन सर्वे हम किस एरिया तक कर सकते हैं, और जियोमेट्रिक सर्वे हमें किस बाउंड्री की बात करना चाहिए, कोई लिमिटेशन तो होगी भाई ये कब करें या इसको कब करें। तो अगर आपके एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर तक का है तो आप वहां प्लेन सर्वे कर सकते हैं। लेकिन अगर एरिया आपका जो एरिया है सर्वे का वो ग्रेटर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर के, फिर आपको वहां पे जियोमेट्रिक सर्वे करना पड़ेगा। ठीक है भाई, जैसे कि मान लीजिए आप जियोमेट्रिक एक ट्राइंगल बनाते हैं, जैसे कि मानते हैं ये एक जियोमेट्रिक ट्राइंगल है। ठीक है, इस जियोमेट्रिक ट्राइंगल में मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं जिसमें मैंने अर्थ की आर्क को कंसिडर नहीं किया। मैं इसको रेड पेन से बनाऊं ताकि आपको बेटर दिखे। ठीक है, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया। तो अगर इस ट्राइंगल का जियोमेट्रिक ट्राइंगल है जो ये हमारा, इस जियोमेट्रिक ट्राइंगल का एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर हम मान के चलते हैं, 195 किलोमीटर स्क्वायर हम इसको मान के चलते हैं, तो इस ट्राइंगल में जियोमेट्रिक में और ये विदाउट जियोमेट्रिक ट्राइंगल में सिर्फ 1 सेकंड का फर्क होता है। कितना फर्क? सिर्फ 1 सेकंड का। इसी वजह से ओनली 1 सेकंड डिफरेंस। दैट्स वाई हम 260 किलोमीटर स्क्वायर तक प्लेन सर्वे कंसीडर करते हैं, मतलब आर्क के इफेक्ट को कंसीडर नहीं करते, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप 260 किलोमीटर स्क्वायर से आगे जाएंगे तो ये आर्क का इफेक्ट उसमें कंसीडर होने वाला स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स वाई हम इसको फिर जियोमेट्रिक सर्वे में करते हैं। ठीक है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। इसका सीधा सा पर्पज इतना है कि जियोमेट्रिक वाला जो ट्राइंगल है ये इस वाले ट्राइंगल से जो विदाउट जियोमेट्रिक वाला है इससे 1 सेकंड बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा, क्योंकि आर्क का इफेक्ट आ रहा है वहां पे। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं पहले सर्वे के प्रिंसिपल में बात करना चाहता हूं कि सर्वे के प्रिंसिपल क्या होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। सर्वे के आपने स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ, सर्वे के दो ही प्रिंसिपल है। पहला है वॉल टू पार्ट
वॉल टू पार्ट, एंड सेकंड है फाइंड थर्ड पॉइंट विद द हेल्प ऑफ टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, अभी जो रेफरेंस पॉइंट होंगे ये भी मेजर्ड पॉइंट होंगे, ऐसा नहीं है इसको भी मेजर किया गया होगा, ठीक है। तो आपको ये क्या कह रहा है, आपका एक बहुत बड़ा वर्क है जो आपको करना है, ठीक है गाइस। तो आप उस वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के करो। सेकंड कह रहा है कि मान लो आपको कोई तीसरा पॉइंट फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको दो रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होगी। जैसे मान लीजिए मुझे कोई, ये मेरी एक लाइन है, मैंने रेफरेंस लाइन बना ली है, ठीक है। मैं इसको पॉइंट को फाइंड करना होगा, तो मैं, जैसे आपने गुनिया मेथड पढ़ा होगा, हम गुनिया मेथड में इन दोनों पॉइंट की हेल्प से थर्ड पॉइंट को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। या फिर आपके ये परपेंडिकुलर हो, ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पर हो, जैसे ये आर हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसको फाइंड करने के लिए भी हमें दो पॉइंट की रेफरेंस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। तो ये दो सर्वे के बेसिक प्रिंसिपल हैं जो आपने पढ़े होंगे स्टार्टिंग से। अब सर्वे बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं इस पे बात आती है। तो सर्वे जो है वो उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू नेचर बात करूं मैं, अगर अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू नेचर तीन टाइप के सर्वे होते हैं। इसको आप बोल दो मेरीन सर्वे या हाइड्रोग्राफिक। दूसरा हो गया एस्ट्रोनॉमिकल, इसको यहाँ पर आप इसको हाइड्रोग्राफिक भी लिख लो, हाइड्रोग्राफिक। दूसरा सर्वे लिखो लैंड सर्वे, लैंड सर्वे। एंड थर्ड हो जाएगा यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है। तो मेरीन से आपको नाम से क्लियर हो रहा हो, मेरीन मतलब जो वाटर बॉडीज होती हैं, जैसे वाटर बॉडीज होगी, सी हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, तो इनके जो सर्वे किया जाता है, आपने एक मीन सी लेवल नाम सुना होगा, तो उस सर्वे जो किया गया है वो मेरीन सर्वे की कैटेगरी में आता है, ठीक है, क्योंकि हम नेचर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। सेकंड होता है एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल आप नाम से जानते होंगे, एस्ट्रोनॉमी आप सब कुछ इस नाम से जानते हैं। तो अगर किसी, जैसे कोई बॉडी है, जैसे कि हम सन बोले हैं, मून है, स्टार्स है, इनकी रेस्पेक्ट में कोई अर्थ की सरफेस में किसी बॉडी का सर्वे किया जा रहा है, तो वो एस्ट्रोनॉमिकल में आता है। अब आता है लैंड सर्वे, इसको मैं थोड़ा आपको डिफाइन कर दूं। लैंड सर्वे में अंदर भी हम तीन तरह के सर्वे करते हैं, 3 टाइप सर्वे होते हैं। पर लैंड है तो लैंड में अलग अलग चीज होगी, ठीक है। तो लैंड सर्वे में 3 टाइप के सर्वे आते हैं। एक सर्वे आएगा लैंड के अंदर जो होगा कैडेस्ट्रल सर्वे। क्या होगा? कैडेस्ट्रल सर्वे, ठीक है गाइस। दूसरा सर्वे कौन सा होगा लैंड में? दूसरा सर्वे लैंड के अंदर करेंगे हम, 1 मिनट, सॉरी कोई विजिट पे आ गया था इसलिए। एक होता है कैडेस्ट्रल सर्वे, एक होता है लैंड सर्वे, सॉरी लैंड नहीं, इसको बोलेंगे हम सिटी सर्वे। लैंड सर्वे के अंदर ही आता है सिटी सर्वे। एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट सर्वे होता है जो हम करते हैं टोपोग्राफिक सर्वे। अब ये क्या होते हैं? सिटी सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, टोपोग्राफिक। टोपोग्राफिक तो आपको पता ही है, जो हमारा अर्थ सरफेस है, उसकी जो ऑब्जेक्ट है, उसकी जो बॉडीज है, उसका नेचर्स का सर्वे करना, ठीक है। जैसे कोई आपके नियर बाय में कोई है, जमीन है, स्लोपी है, स्टीप है,
उसका सर्वे इसके थ्रू है। कैडेस्ट्रल सर्वे में अगर कोई ऐसी बाउंड्री है, किसी की बाउंड्री पर्पज के लिए हम करते हैं, जैसे लीगल पर्पज वो आता है, वहाँ पर ऐसा सर्वे किया जाता है, तो वो कैडेस्ट्रल सर्वे आता है जो किसी बाउंड्री की लिमिट को डिफाइन करती है। सिटी सर्वे, अब मान लीजिए आप किसी टाउन की प्लानिंग कर रहे हैं या कोई सिटी है ना, उसके अंदर जो सर्वे किया जाता है तो उसमें इस तरह से सर्वे करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से नहर हमें निकालनी है, ठीक है, यहाँ हमें लेक है हमारी, यहाँ हमारी लेक है, इसका ढलान किधर की तरफ है, मतलब अगर इसमें से कभी पानी जाएगा तो किधर की तरफ जाएगा। कोई रिवर है, उसमें अगर वो ओवरफ्लो होगी तो वाटर किधर की तरफ जाएगा, ताकि ना जान माल के नुकसान ना हो, ठीक है। हमें पाइपलाइन डालनी है तो हम किधर की तरफ कैसे डाल सकते हैं, ये सारे सर्वे सिटी सर्वे के अंदर आते हैं। ठीक, तो अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। ऐसे ही एक सर्वे होता है ऑब्जेक्टिव बेस पे, जिसके अंदर आपने सुना होगा इंजीनियरिंग सर्वे आते हैं, ठीक है, मिलिट्री सर्वे आता है, ठीक है। तो एक सर्वे होते हैं आपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सुना होगा, जिसमें आपने चेन सर्वे सुना होगा, ठीक है, टेक्नोमेट्रिक सर्वे सुना होगा, टेक्योमेट्रिक, ट्रायंगुलेशन सर्वे सुना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे सुना होगा, थियोडोलाइट सर्वे सुना होगा, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट बेस पे है, जिसमें जिस इंस्ट्रूमेंट में आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग वो सर्वे हो जाएगा। ठीक है भाई, अभी मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारे टॉपिक की तरफ चलता हूं मैं, जो है लेवलिंग। भाई हमारा टॉपिक आज का था ऑटो लेवल वाइज सर्वे, तो मैं आपको लेवलिंग बताता हूं। पहले लेवलिंग होती क्या है, ठीक है जी। लेवलिंग जो हमारे अर्थ सरफेस पे कोई पॉइंट है, 2 पॉइंट, ठीक है, उसकी किसी डेटम या आप बोल सकते हैं कोई रेफरेंस से उसकी हाइट को बताना ही लेवलिंग कहलाता है। आप बोल सकते हो अर्थ सरफेस पे जो आपके पॉइंट्स हैं वो उनकी हाइट क्या है, रिलेटिव हाइट क्या है, उन दोनों के बीच में क्या कितना रिलेशन है, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, कितना ऊंचा है कितना नीचा है, ये हमारा लेवलिंग के अंदर हम फाइंड करते हैं। तो लेवलिंग फाइंड करने से पहले हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर एक ये थी कि हम रेफरेंस क्या माने। मैं जैसे कि मैं आपको एक तरह समझाऊं कि मेरा ये पॉइंट ए है यहाँ पे, एक पॉइंट बी है मेरा यहाँ पे, मैं कैसे डिफाइन करूं कि मेरा पॉइंट ए पॉइंट बी से बड़ा है, मतलब ऊंचा है हाइट में, या पॉइंट बी नीचा है, या फिर मैं ये डिफाइन कैसे कर सकता हूं कि जैसे मान लो अगर मैंने रेफरेंस ये मान लिया सपोज करें, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा पॉइंट जो बी है पॉइंट ए के कंपैरिजन में अबव है, और पॉइंट जो ए है पॉइंट बी के कंपैरिजन में बिलो है, बिकॉज मैंने रेफरेंस यहां माना है। लेकिन अगर मैं रेफरेंस यहां मान लेता, अगर मैं रेफरेंस इसको नहीं मान के यहां मानता, तो मैं कहता कि मेरा पॉइंट ए भी इस रेफरेंस से ऊपर है और मेरा पॉइंट बी भी इस रेफरेंस से ऊपर है। तो इस रेफरेंस के थ्रू मैं ये बता सकता हूं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस कितना है। तो जब रेफरेंस की बात आएगी, जैसे आपने सुना ही था सर्वे का सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड पॉइंट फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ 2 रेफरेंस पॉइंट, तो हमें रेफरेंस की जरूरत यहां पर पड़ेगी। बट इश्यू वही है कि हमारा अर्थ फ्लैट तो है ही नहीं, अर्थ में कर्वेचर आता है, अर्थ भी और हमारी अर्थ भी कहीं से आपने देखा हो कहीं स्टीप है, कहीं बहुत ज़्यादा स्लोपी है, कहीं पर वो अंडुलेटेड है। तो हमारे सामने एक सिचुएशन ये आई इंजीनियर्स के सामने कि हम रेफरेंस पॉइंट माने तो किसको माने, ठीक है, क्योंकि अर्थ तो हमारी सब जगह से सेम नहीं है, कहीं अंडुलेटेड है, तो हम पॉइंट्स की रेफरेंस हम किसी अर्थ पे कोई ऐसा रेफरेंस माने जिसकी हेल्प से हम पूरे अर्थ के ऊपर, पूरी अर्थ के ऊपर हम ये बता सके कि हमारा ये पॉइंट इस हाइट पे है या इस हाइट से नीचे है, ठीक है, या तो वो ऊपर होगा रेफरेंस से या वो नीचे होगा रेफरेंस से। तो इसका सॉल्यूशन जो हमारे साइंटिस्ट ने निकाला था, हमारे साइंटिस्ट ने एक देखा सी, आप सब जानते होंगे इसको समुद्र, आप देखिएगा जो सी का जो लेवल है, एक सी जब दूसरी सी के साथ मिलता है तो वो दोनों एक ही लेवल में मिलते होते हैं, तो ऑल अर्थ में वो सी का लेवल सेम रहता है।
मतलब ऐसा नहीं है कि एक समुद्र से ऊपर है दूसरे से नीचे है, नहीं, वो सेम लेवल में मिले होते हैं एक दूसरे। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, इसको रेफरेंस बनाया। अब लेकिन इसके अंदर भी इश्यू ये आया कि जब, जैसे आपने देखा होगा समुद्र में लहरें चलती हैं, तो समुद्र सी के अंदर दो चीज होती है, एक होती है हाई टाइड, मतलब लहरें ऊंची ऊंची हो रही है, एक हो जाती है लो टाइड, मतलब लहरें अपने जो लेवल है उससे थोड़ा सा डाउन चल रही हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट के लिए ये एक चुनौती का काम था, ये है। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, 19 ईयर तक 19 साल तक साइंटिस्ट ने इस हाई टाइड का और इस लो का उन्होंने अध्ययन करा कि हाई टाइड और ये लो टाइड का लेवल कितना आता है। 19 साल उनके पेशेंस को देखिए, 19 साल तक उन्होंने इसको करने के बाद उन्होंने इसका मीन निकाला। उन्होंने कहा कि ये 19 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने एक लेवल दिया मीन इसका, जिसको हमने नाम दिया मीन सी लेवल, और कहा कि आप इसको रेफरेंस मान लो पूरी दुनिया के लिए, उसके रेफरेंस से आप सर्वे करो और लेवल शिफ्ट करो। ठीक है गाइस, तो हम जब लेवलिंग में आगे बढ़ते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए लेवलिंग में। जैसे मैंने आपको बताया हमारा आज का टॉपिक है ऑटो लेवल सर्वे, तो हम इसको करेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। पहला पॉइंट है हमारा बेंचमार्क वो पॉइंट होता है जिसका हमें मीन सी लेवल से ऑलरेडी हाइट पता होती है, यानी कि उसका आरएल हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमें बेंचमार्क बना के देती है उसको बोलते हैं जीटीएस बेंचमार्क। ठीक है, जीटीएस ये बेंचमार्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें सेट करके देती है। फिर आता है परमानेंट बेंचमार्क जो स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से सेट किया जाता है। एक होता है हमारा आर्बिट्रेरी बेंचमार्क और एक होता है हमारा आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। ये बेंचमार्क ऐसा होता है कि आज मैंने कोई काम किया, कल मुझे दूसरा काम वहीं से स्टार्ट करना है, तो मैं उस बेंचमार्क को वहां पर छोड़ के जाता हूं ताकि कल मैं इसी यहां से स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, ये हो गया बेंचमार्क आपका। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि आपके साइट पे, ये इसको सबसे बेस्ट इसको समझाने का तरीका मैं आपको बताऊं, आपकी साइट पे आपको काम करना है तो आपने कोई एक अपनी मर्जी से एक बेंचमार्क मान लिया। ठीक है, सेल्फ आप कोई इसमें बेंचमार्क वहां पर मान लो जिसकी हेल्प से आप जो है पूरा काम करोगे। ठीक है, एक टेम्परेरी बेंचमार्क भी होता है जिसको टेम्परेरी यूज किया जाता है। बेंचमार्क के बाद एक पॉइंट आता है बैक साइड लेवलिंग स्टाफ पे ली गई पहली रीडिंग होती है जो उसको हम बेंचमार्क के ऊपर लेते हैं। जैसे हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होगा, अभी मैं समझाऊंगा आपको। जैसे हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो स्टाफ पे जो पहली रीडिंग लेती है किस पे, बेंचमार्क के ऊपर, वो हमारी बैक साइड होती है। एक होता है फोर साइड, आपने जैसे पढ़ा बैक का मतलब पीछे गई है रीडिंग। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर मेरा एक इंस्ट्रूमेंट सेट करा है, ये मेरा ट्राइपॉड, और मैंने इस पर मेरा लगा दिया। यहाँ पर एक बेंचमार्क था जो मैंने मान रखा, इसके ऊपर मैंने लेवलिंग स्टाफ रखा। इस पे जो ये पहली रीडिंग आई है, ये पहली रीडिंग ये मेरी बैक साइड हो गई। ठीक है,
फोर साइड क्या होता है, आगे की तरफ, आगे की तरफ। तो मान लो ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, मैंने यहाँ रख रखा है, अब मैं इसको यहाँ से हटाने वाला हूँ, मतलब मेरा पॉइंट में चेंज करने वाला हूँ। तो चेंज करने से पहले जो मेरी आखिरी रीडिंग होगी, जस्ट चेंज करने से पहले जो मेरी आखिरी रीडिंग आएगी, ये हो गई मेरी फोर साइड। ओके गाइस, एक होता है इंटरमीडिएट साइड, इंटरमीडिएट साइड। मान लीजिए मैं यहां से पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं और इसी पोजीशन से मैंने 3-4 जगह पे मैंने रीडिंग ली है, 3-4 पॉइंट्स पे मैंने रीडिंग ली है। तो पोजीशन, पहली रीडिंग मैंने बैक साइड ली और पोजीशन चेंज करने से जस्ट पहले रीडिंग मेरी फोर साइड होगी, उसके बीच की जितनी भी रीडिंग हुई वो आपकी इंटरमीडिएट साइड में जाती है। ठीक है, ओके, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब एक होता है आपका HI मेथड है, तो HI होगा, इसको बोलते हैं आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये कैसे निकलता है ये मैं आपको डायग्राम से बताऊं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, RL तो आपने पढ़ लिया होगा, RL मतलब रिड्यूस लेवल, जो उस पर्टिकुलर पॉइंट की मीन सी लेवल से हाइट होती है। ठीक है, अब लेवलिंग दो मेथड से की जाती है, राइज एंड फॉल एंड HI मेथड। राइज एंड फॉल आज का हमारा टॉपिक है HI मेथड, तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जर्नली हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड हम फ्लाई लेवलिंग में यूज करते हैं। फ्लाई लेवलिंग हमें अगर जल्दी फास्ट हमें किसी पॉइंट पे लेवल फाइंड करना है तो इसलिए हम फ्लाई लेवलिंग यूज करते हैं। ये वहीं पर यूज होगी जहां आपको एग्जैक्ट प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं चाहिए होगा, मतलब थोड़ा सा वहां पर एरर आप सोच सकते हैं कि ये मेरे चल जाएगी, मतलब एग्जैक्ट प्रेशर मेजरमेंट नहीं होगा। अगर आपको एग्जैक्ट प्रेशर मेजरमेंट लेना है तो आपको वहां पर डिफरेंशियल लेवलिंग यूज करनी पड़ेगी। डिफरेंशियल लेवलिंग, और इसमें भी आपको राइज एंड फॉल मेथड यूज करना है, राइज एंड फॉल। तो जब ये टॉपिक आएगा तब मैं आपको इसको डिफाइन करूंगा कि भाई यही क्यों, क्योंकि इसमें जो चेक होता है वो चेक एक एक्स्ट्रा लगता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, जिसकी वजह से हमें इसका चेक करने में इजीली रहता है कि हमारा जो तरीका है वो सही है या गलत है। तो मैं अब आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड यहाँ समझाने जा रहा हूँ। मान लेता हूँ ये मेरी कोई अर्थ की सरफेस है, इस तरह से मेरी एक अर्थ की सरफेस है। ठीक है, अर्थ की सरफेस अंडुलेट हो सकती है, मैंने अर्थ की सरफेस मान लिया। मैंने सपोर्ट यहाँ लगाया है, मैंने अपना यहाँ पर इसको लगाया है। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां पर मुझे इसका बेंचमार्क पता है। अब बेंचमार्क कैसे पता होगा, या तो कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग हो, या कोई रेलवे ट्रैक हो, रेलवे स्टेशन हो, हाईवे हो, कोई अच्छी स्ट्रक्चरल डिजाइन द्वारा बनाई गई बिल्डिंग हो, आप वहां से इसको लेवल को शिफ्ट करके ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्टॉप रखा और इस लेवल पे मैंने स्टॉप रखा और मैंने यहाँ पर रीडिंग लेना स्टार्ट करी। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है कि ये रीडिंग मेरी जो ये आएगी, फर्स्ट रीडिंग ऑलवेज बैक साइड, दिस इज माय बैक साइड, दिस इज माय बैक साइड। ठीक है, इसमें मैं इंटरमीडिएट साइड नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट FS एंड IS को FS एंड BSc कंसिडर करूँगा। अब मेरे को इस पॉइंट पे शिफ्ट करना है, मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप रखा और यहाँ से मैंने ये रीडिंग ली, ये हो गया मेरा FS। इस पॉइंट से है ना भाई, ये इस पॉइंट के कंपैरिजन में FS हो गया, क्योंकि अंडुलेटेड है, ये मेरा FS हो गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे रेफरेंस तो चाहिए। मैं यहाँ पर अपना रेफरेंस क्या था, मीन सी लेवल, जो मैं नीचे बना लेता हूँ। ये मेरा रेफरेंस हो गया मीन सी लेवल का, ये मेरा रेफरेंस हो गया मीन सी लेवल।
अब गाइस मैं आपको दिखाऊं, अगर आपने इसको बोला था कि आपको इसकी हाइट पता है, ठीक है, ये आर एल है, इस पॉइंट के लिए आर पता है, बेंचमार्क है, तो इसकी हाइट हमें पता है। तो मैं अगर ये पूछूं कि अगर मैं इस आर एल को इस बैक साइड के साथ जोड़ दूं तो ये मेरा क्या, ये इंस्ट्रूमेंट की हाइट हो जाएगी मीन सी लेवल से। मेरा इंस्ट्रूमेंट यही है ना, मेरे अगर यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है, जिसको मैं बोल रहा हूं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की हाइट है मीन सी लेवल से, तो मेरा जो एच आई है, क्या मेरा ये एच आई ये बैक साइड प्लस का आर एल बन जाएगा। तो मैं इसको बोलूं आर एल ऑफ बेंचमार्क बोल दूं इसको, प्लस का बैक साइड। क्या मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया यहां से लेकर यहां तक, सिंपल है। अब जो ये मेरी एफ एस है, मुझे इस पॉइंट का आर एल निकालना है। आपके पास यहां से लेकर यहां तक की हाइट आपने अभी निकाली है पीछे, जिसको आप ये एच आई बोल रहे हो, ये एच आई तो है, ये भी एच आई है आपकी, ये भी एच आई है, ठीक है। तो इस हाइट में से अगर मैं ये एफ एस को माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास ये जो हाइट बचेगी यही इस पॉइंट का आर एल हो जाएगा। आर एल क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट की मीन सी लेवल से हाइट। तो ये मेरा जो ये आर एल होगा इस पॉइंट का, ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे भाई हमारी जो ये एच आई आया है, इस एच आई में से इस एफ एस को माइनस कर दूं, इस एच आई में से इस एफ एस को माइनस कर दूं तो मेरा आर एल आ जाएगा। तो आर एल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच आई माइनस का एफ एस, सिंपल गाइस। तो इसी तरीके से आप हर पर्टिकुलर पॉइंट का इसमें आर एल और एफ एस निकाल सकते हो। अब जैसे ही मान लेते हैं, मैं एक और आपको समझाऊं, ये यहां पर मैंने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दिया है, यहां पर मैंने एक इंस्ट्रूमेंट वापिस सेट कर दिया, ये मेरी इस पे ये रीडिंग मैंने जैसे बोला इंस्ट्रूमेंट मैंने चेंज करा था, इंस्ट्रूमेंट की पहली रीडिंग बैक साइड चेंज करने से जस्ट पहले वाली रीडिंग एफ एस, वापिस मैंने इंस्ट्रूमेंट चेंज करा तो वापिस अब मेरे को इस पॉइंट के लिए भी रेफरेंस चाहिए होगा कुछ ना कुछ, तो अब मेरा रेफरेंस बन जाएगा ये, जैसे मेरा ये इसके लिए बना था ये, अब इस पॉइंट के लिए बन जाएगा ये, ठीक है। इसका आर एल मुझे पता है तो मेरा रेफरेंस इजीली बन जाएगा। ये रीडिंग वापिस मेरी बैक साइड होगी, पहली रीडिंग स्टेशन चेंज करने के बाद ली गई पहली रीडिंग बैक साइड होती है, और जैसे इस पॉइंट का लेना है ये एफ एस हो जाएगा, क्योंकि लास्ट रीडिंग रहेगी, इसके बाद वापिस चेंज करूंगा, ये एफ एस हो गई। वापिस इसमें सेम वही कंसेप्ट लगेगा, बी एस प्लस का आर एल, एच आई बन गया। तो इस एच आई में से आप इस एफ एस को माइनस कर दोगे तो इस पॉइंट का भी आर एल आ जाएगा। इसी तरह से आप धीरे धीरे हर पॉइंट पे आर एल शिफ्ट करके ले जा सकते हो। और इसमें जो आप चेक करने वाला फॉर्मूला लगाओगे, मैं आपको यहां बता दूं, एक मिनट गए, मैं इसको रबी कर देता हूं, आप लोग यहीं इधर तो आपको शिफ्ट करना समझ में आ गया, ठीक है। अब इसकी एक टेबल बनाने हैं वैसे मेरे को, तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा इसको रबी करना पड़ेगा, इसमें नहीं बन पाएगी, तो इसको रब कर देता हूँ मैं टेबल में। अब टेबल फॉर्म में इसको कैसे रखते हैं उसके लिए मुझे इसको रबी करना पड़ेगा। तो टेबल यहाँ पर इस तरह से बनती है, सीरियल नंबर, स्टेशन, ठीक है, बैक साइड, फोर साइड, एच आई, आर एल और रिमार्क।
मार्क। मान लेते हैं ये मेरा सीरियल नंबर है और मैंने स्टेशन ए माना, उस पर मेरी कोई रीडिंग आई थी 1.435 मान लेता हूँ, 1.435 मैंने मान लिया और एफएस आया 1.520 मान लिया। ठीक है, तो मैंने इस पॉइंट का आरएल माना है कि मेरा इस एग्जैक्ट कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने इसको 100 मान लिया और इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर बेंचमार्क। मार्क में लिख दिया ये मेरा बेंचमार्क है। तो एच आई का आपको फॉर्मूला आपको पता ही है, एच आई जो है वो बोलता है कि आपकी बैक साइड के अंदर आपका बेंचमार्क ऐड कर दो। ठीक है, तो मेरा जो बैक है 1.435 इसमें ऐड करूँगा अगर 100, ये हो जाएगा 101.435, ये हो जाएगा 1.101435। तो इस पॉइंट का मुझे आर एल फाइंड करना है। इस पॉइंट का आर एल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, आर एल इक्वल टू एच आई माइनस का एफ एस। तो 101.435 माइनस का 1.520 अब ये इसको माइनस करके देखना और आप उसको यहाँ पर लिख देना, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसमें जो चेक लगते हैं जिसकी वजह से हम इसको चेक करते हैं हमारा काम सही है या नहीं है, वो चेक है। इसमें दो चेक लगते हैं कि सम ऑफ बैक साइड माइनस सम ऑफ फोर साइड, सम ऑफ बैक साइड माइनस सम ऑफ फोर साइड इक्वल टू लास्ट आरएल में से फर्स्ट आरएल माइनस करना है, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए। इक्वल आएगा इसका मतलब आपने सही किया है, अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं एरर कर दी है। एक मैं क्लोज ट्रावर्स के रूप में आपको बताना चाहता हूं। मान लो आपका जो क्लोज बाउंड्री में आप कर रहे हो, क्लोज बाउंड्री मतलब क्लोज बाउंड्री इट्स मीन्स ये इस तरह की कोई बाउंड्री थी, इस तरह की कोई बाउंड्री है। ठीक है, आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट का बेंचमार्क आपको पता है, यहाँ से आपने स्टार्ट करा, फिर आप यहाँ गए, 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 तो लास्ट रीडिंग वापस इसी पे आई है एफ एस। तो जो लास्ट आरएल है आपका जो लास्ट आरएल है वो फर्स्ट आरएल के बराबर आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है भाई, आपकी लास्ट रीडिंग इसी पॉइंट पे आई है तो इसी पॉइंट का लास्ट आरएल भी निकालोगे आप, और इसका आरएल ऑलरेडी आप मान लो 100 लेके चल रहे हो, जो आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आपने 100 बेंचमार्क माना है, आपने कैलकुलेशन इजी करने के लिए अपना 100 मान लिया है। तो जब वापस लौट के आप इसी पॉइंट पे आओगे तो मीन सी लेवल से इसकी हाइट तो चेंज नहीं हो सकती, तो आरएल इसका 100 ही आना चाहिए वापस। तो जब लास्ट आरएल में से आप फर्स्ट आरएल को घटाओगे तो आप देखोगे कि ये जो पॉइंट आएगा आपका, अगर पहला आपका बेंचमार्क 100 है तो लास्ट में जो आरएल निकल के आएगा यहाँ पे वो भी आपका 100 ही आना चाहिए। अगर वो 100 आ रहा है तो इसका मतलब आपका प्रोसेस सही है, अदरवाइज आपने वहाँ एरर करी है, फिर आपको वहाँ एरर फाइंड करनी पड़ेगी और फिर न्यू आरएल निकालना पड़ेगा, उस एरर को हर आरएल में ऐड करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट स्टेप है तो आप भाई मान लीजिए आप मान के चलते 0.005 mm की मेरी एरर आई है, तो पहले आरएल में वो एक बार जुड़ेगी, दूसरे आरएल में 2 बार, तीसरे में 3 बार, चौथे में 4 और पांचवें में 5 बार, ऐसे जितने भी आगे पॉइंट आगे बढ़ते जाएंगे उसमें उतनी बार जुड़ती जाएगी, ताकि जब एंड में आप इस तरह से करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा पहला आरएल 100 है तो लास्ट आरएल भी वो 100 ही आएगा। ये बाउंड्री क्लोज इसलिए चेक करने का प्रोसेस है कि मेरा प्रोसेस जो मैंने किया है वो सही है या गलत है। ठीक है, मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की, बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।